गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं आप लोगों को इसके पहले अनेक टॉपिकों के बारे में चर्चा किया, जैसे हमारा संविधान क्या है, कैसे बना, किन लोगों ने बनाया, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो कैसे है, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है नागरिकता, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये नागरिकता कानून विवादित भी था। सीधी सी बात है, आप लोगों को इसे बेहतर तरीके से तैयार करना है। मैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आप लोगों के परीक्षा में आई हैं और आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोगों को इसे बेहतर तरीके से समझना है। आप लोग जानते हैं नागरिकता, सबसे पहले मुझे बताना है कि नागरिकता आखिर है क्या, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या हैं, इसके लिए समय समय पर कानून कौन से बनाए गए हैं, संशोधित किए गए हैं, हमारी नागरिकता किस प्रकार परिभाषित होती है, आज कोई भी व्यक्ति किन आधारों पर भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है, यह हमारी नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि पहले जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, राजतंत्र था, अनेक देशों में राजतंत्र था। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पहले शासक और शासित का संबंध राजा प्रजा का होता था, न कि सरकार और नागरिक का। आज जो दुनिया में संबंध है वो सरकार और नागरिक के संबंध है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या हो गया? अंतर ये है कि जो शासक और शासित का संबंध राजा प्रजा का होता था, राजा की इच्छा पर प्रजा की इच्छा निर्भर करती थी। दूसरी चीज, न उनके अपने मौलिक अधिकार थे, न राजनैतिक अधिकार थे, और इस प्रकार वो अनेक शोषण का शिकार भी थे। लेकिन आज अधिकतर देश लोकतंत्र है, हमारा देश भी लोकतंत्र है, जिसमें राजा प्रजा के संबंध नहीं बल्कि शासक और नागरिक, सरकार और नागरिक के संबंध हैं, जो एक लिखित अनुबंध है और जिसका विवरण हमें हमारे संविधान में मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिक आप उसे कहेंगे या उस व्यक्ति को कहेंगे जिसे अनेक राजनीतिक अधिकार मिले हैं तथा अनेक नागरिक अधिकार मिले हैं। उनका उपभोग करते हुए वह अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, मतदान कर सकता है, सरकारी योजनाओं नीतियों में का फायदा ले सकता है, और वह सार्वजनिक सेवाओं में भाग ले सकता है, उन अवसरों को प्राप्त कर सकता है। ये हैं। और अगर सरकार आज संविधान या लोकहितों के विरुद्ध कोई काम करती है, वह उनका विरोध करने की भी स्थिति में है। तो इस प्रकार कहेंगे नागरिक होने के हमें अनेक लाभ हैं, और यह नागरिकता हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। अब प्रश्न ये बनता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है। सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि हमें एक ऐसी नागरिकता मिली है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। हमारी नागरिकता अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में जैसे दोहरी नागरिकता है, संघ की और राज्यों की अलग अलग, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम भारत के लोग हैं, जिसका विवरण अनुच्छेद 1 में है। हमें अलग अलग राज्यों के नहीं बल्कि हम पूरे भारत के नागरिक हैं। वहाँ की सेवाओं सुविधाओं कहीं भी रह बस सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, यानी सारी सुविधाओं का हम लाभ ले सकते हैं। यह हमारी एकता और अखंडता को मजबूत करती है। यह नागरिकता, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए। किन व्यक्तियों को नागरिक माना जाए, किन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जाए। आप लोग जानते हैं
कि कानूनी रूप से जो देश में रहते हैं वो उनके विभिन्न वर्ग हैं, और वो वर्ग अगर आपसे कहें कि कानूनी रूप से क्या है, तो आप कहेंगे एक तो जो भारत में देखते हैं वो देखते होंगे आप नागरिक, दूसरी देखते होंगे विदेशी, तीसरे देखते होंगे शरणार्थी, और चौथा राज्यहीन नागरिक। इतने प्रकार के व्यक्ति आप अपने देश में देख लेते होंगे। नागरिक जो संसद के बनाए नियम कानून के तहत जो योग्यताएं पूरी करता है वो भारत का नागरिक है, सिटीजन है। विदेशी आप लोग देखते हैं, और विदेशी में भी दो भाग कर सकते हैं आप, मित्र देश के नागरिक और शत्रु देश के नागरिक, दो लोग देखते हैं। जब सरकारें आप देखते हैं भारत में ये अनेक कामों से आए हुए हैं, बिजनेस व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, ये अनेक उद्देश्यों से भारत में आए हुए हैं। ये भारत के नागरिक हैं। ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन ये भारत के अनेक भ्रमण करने और अनेक जो सुविधाएं हैं नियम कानून के तहत, एक निश्चित नियम कानून के तहत, जिसके तहत इन्हें वीज़ा मिलता है, जितनी अवधि का मिलता है, जहाँ जहाँ परमिशन मिलता है, वो सारी सुविधाएं लेने के ये होते हैं। और ये भारत में उन्हीं चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं जो इन्हें अनुमति मिली है। इन्हें भारत के नागरिकों की तरह स्वतंत्रताएं नहीं मिली हुई हैं, ये आपको जानना है। जब हमारे देश में संसद में कानून बनता है तो विशेष रूप से इन देश के नागरिकों पर सरकार विशेष ध्यान देती है। कुछ शरणार्थी आप लोग देखते हैं। शरणार्थी वो होते हैं, अनेक देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक उथल पुथल होते रहते हैं। बहुत से चीज़ें हमारे संविधान और कानून से संचालित होती हैं, और बहुत सी चीज़ें मानवता, इंसानियत से संचालित होती हैं। बहुत से लोग आ जाते हैं, सरकार उन्हें निश्चित समय के लिए अनुमति दे देती है, वो शरणार्थी के रूप में रह जाते हैं, लेकिन उन्हें अनेक अधिकार से वो वंचित रहते हैं, ये बात है। उदाहरण के लिए आप सीरिया में देख सकते हैं, बर्मा के शरणार्थी आप देख सकते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों वाला मामला आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब शरणार्थी आप देखते हैं, फिर राज्यहीन ऐसे नागरिक होते हैं जिनका कहीं भी किसी उसमें अनुच्छेद या कहीं भी किसी कानूनी उसमें वो नहीं है, ना ही कहीं पासपोर्ट, वीज़ा, ना ही ये किसी देश के नागरिक होते हैं, ये भी रहते हैं, ना ही इन्हें किसी प्रकार की कोई कानूनी मान्यता मिली होती है। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति, अनेक व्यक्ति, ढेर सारे व्यक्ति दुनिया में हो गए हैं, तो आप इतने वर्ग में देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये चार प्रकार के देखते हैं। जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र हुआ तो वो सारे व्यक्ति नागरिक मान लिए गए जिनका जन्म भारत में हुआ था, माता पिता का जन्म भारत में हुआ था, पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे थे। वो सारे व्यक्ति भारत के नागरिक माने गए जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अनुच्छेद 6 के प्रावधान के अनुसार 19 जुलाई 1948 पाकिस्तान से भारत आ गए थे। 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, या उसके बाद भी आए थे, वो 6 महीने भारत में रुक गए थे, वो भी नागरिक होने के पात्र थे। अनुच्छेद 7 में ये व्यवस्था है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनः चले आए थे, उनको भी भारत की नागरिकता दे दी गई है। कुछ अनुच्छेद 8 में है, कुछ विदेश के व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भारत संबंध था, भारत में आए थे, उनको भी भारत की नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद 9 में ये व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति
भारत के की नागरिकता छोड़ दिए हैं, दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लिए हैं। अनुच्छेद 10 में कोई भी व्यक्ति की नागरिक अधिकार तब तक नहीं छीने जा सकते जब तक कोई कानून यानी नागरिकों के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। और 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय संसद को मिला हुआ है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीयों की नागरिकता परिभाषित है। साथ साथ इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी है। और वो कानून अनुच्छेद आप लोग जानते हैं, नागरिक जो हमारे देश का नागरिकता परिभाषित होती है वो परिभाषित होती है नागरिकता अधिनियम 1955 से। बाद में इसमें अनेक संशोधन किए गए हैं। मुख्य जो संशोधन है 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 ये प्रमुख संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के नागरिक कौन हैं, तो आप कहोगे यह भारत के नागरिक किस आधार पर परिभाषित हैं, तो आप कहोगे भारत के नागरिक परिभाषित हैं पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा भू अधिग्रहण द्वारा। इन अधिनियमों से इस प्रकार नागरिकता परिभाषित है। जन्म से कोई व्यक्ति नागरिक वो है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है, माता पिता का जन्म हुआ है, वो जन्म से नागरिक है। वंश से नागरिक वो हैं जिनके माता पिता वर्तमान में माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, वो वंश से नागरिक है, उसका जन्म कहीं भी हुआ है। तीसरा रजिस्ट्रेशन द्वारा, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है संसद द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए, पूरा करते हुए। ऐसा कोई व्यक्ति जो 7 सालों से भारत में रह रहा है, या कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर लेती है, 7 वर्षों से भारत में रह रही है, भारतीयों के नाबालिग बच्चे जो विदेशों में रह रहे हैं, राष्ट्रकुल देशों के नागरिक भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। देशीकरण द्वारा भारत के नागरिक वो बन सकते हैं, दुनिया के कहीं भी किसी भी देश में रहते हैं, लेकिन वो भारत में हैं, आ गए हैं, 14 वर्षों से रह रहे हैं। 14 वर्षों में 11 वर्ष रहना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के पहले 1 वर्ष निरंतर रहना ज़रूरी है। नागरिकता संविधान संशोधन 2019 से कुछ देशों के साथ जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो मैं आप लोगों को एनआरसी और सीएए में बताऊंगा। देश अन्य तरीके से भी भारत सरकार नागरिकता दे सकती है, और वो तरीका है अगर कोई व्यक्ति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भारत सरकार नागरिकता दे सकती है देशीकरण के दौरान। फिर भू अधिग्रहण की नागरिकता क्या है? भू अधिग्रहण द्वारा नागरिकता, अगर हमारा देश किसी अन्य देश को अर्जित कर लेता है, भूभाग को प्राप्त कर लेता है, तो भी भारत की नागरिकता उन सारे व्यक्तियों को बिना किसी प्रक्रिया के भारत की नागरिकता मिल जाती है। इस प्रकार जो इतने प्रकार के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता या इन आधारों पर भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन द्वारा और भू अधिग्रहण द्वारा, देशीकरण द्वारा, इन आधारों पर की जा सकती है। अब प्रश्न ये बनता है
कि नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। नागरिकता समाप्त होने के अनेक आधार हैं। एक तो पहला, कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता छोड़ सकता है, उसे स्वतंत्रता मिली है नागरिकता का परित्याग करने पर। या दूसरा आधार है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी छीनी जा सकती है। तीसरा आधार क्या है? सरकार नागरिकता का परित्याग कर दे, नागरिकता छीन ले सरकार। अगर कोई व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में, असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त है, उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। युद्ध के समय किसी शत्रु देश को गोपनीय जानकारी उपलब्ध करवाता है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यह 7 वर्षों तक बिना बताए भारत से सरकार को बिना इन्फॉर्मेशन किए गायब हो जाता है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। या अवैध तरीके से वो नागरिकता अर्जित कर लेता है, अवैध कागजातों से, गलत तरीके से, असंवैधानिक गैरकानूनी तरीके से अर्जित कर लेता है, तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इतने आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। अब आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, अक्सर कुछ नाम हम सुनते रहते हैं विशेष रूप से नागरिकता के संबंध में, और वो नाम हम सुनते रहते हैं जैसे NRI, PIO, OIC, आप लोग सुनते रहते होंगे। ये NRI क्या है? NRI आप उसे कहेंगे जिसे भारत का पासपोर्ट हासिल है, भारत का नागरिक है, विदेश में रह रहा है, किसी काम से रह रहा है, एजुकेशंस के लिए, बिजनेस के लिए, किसी जॉब में है, वो NRI के उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। NRI को वो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं जो नागरिकों को मिली हैं। मतदान कर सकता है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है PIO, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की नागरिकता 1935 के अधिनियम से परिभाषित है या उनकी स्वयं की, और विदेशों में रह रहे हैं। OIC, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये ऐसे नागरिक हैं, OIC, जो 26 जनवरी 1950 को नागरिक होने के पात्र थे। यह नागरिक थे और कहीं विदेशों में रह रहे हैं। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नागरिक होने के पात्र हैं या कहीं रह रहे थे। इनको अनेक प्रकार के सुविधाएं मिली हुई हैं और विदेशों में रह रहे हैं। इनको भी नागरिकता अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे इन्हें अनेक PIO से अनेक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अनेक प्रकार की वो दी गई थी, और लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 से इन दोनों का विलय कर दिया गया है, और जिसका परिणाम ये हुआ है विलय के बाद, पहले इन्हें अधिकार कम मिले हुए थे। इन्हें 15 वर्ष के लिए वीज़ा मिलता था, प्रत्येक 6 महीने में इन्फॉर्मेशन करना होता था थाने में। इन्हें आजीवन मिलता था, इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2015 से इनको विलय कर दिया गया है। अब ये बराबर के अधिकार हैं। इस प्रकार इतने प्रकार के नागरिक होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया नागरिकता क्या है, संविधान में क्या प्रावधान है, इसके लिए क्या क्या कानून है, नागरिकता का परित्याग कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले टॉपिक्स में जो बताऊंगा NRC और CAA के मुद्दे के संबंध में बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू।